हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जो हमारी डेफिनेशंस का पार्ट है वो 2H पे कमेंट्स किया था। 2H जो कि इन्वेस्टिगेशन से डील करता है। जो एक क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट वीडियो के एंड पे पोज किया था वाज दैट व्हेन ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन द मैजिस्ट्रेट फील्स लाइक the investigation has not been properly done and there is a scope of improvement with respect to the investigation. Can he pass the direction to the police officer, to the investigating agency कि maybe further investigate the matter further? तो इस क्वेश्चन का आंसर है yes. बट अगेन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो डेफिनेटली आप जानना चाहेंगे इज दैट कि द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट डिक्टेट द डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैजिस्ट्रेट ये नहीं बोल सकती कि मुझे लग रहा है कि आप एक स्पेसिफिक तरीके में ये इन्वेस्टिगेशन कीजिए। दैट इज़ अ सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। लास्ट वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना भूल गई थी जो कि इवन दो इट वाज इन द पीडीएफ बट आई फॉरगॉट टू मेंशन इट दैट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नाउ अप्लाइज टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंट्री 9 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये कई बार कई सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो आई थॉट टू नॉट स्किप दिस आउट। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारा जो सेक्शन है, हमारी जो डेफिनेशन है वो बेसिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग है। 2I जुडिशियल प्रोसीडिंग अब आप कैसे याद रखेंगे? J एंड I दोनों के ऊपर डॉट बना हुआ है। दिस इज 2J एंड दिस इज 2I। तो 2J and judicial proceeding. I'm so sorry. 2J, 2I and J. So this is a small trick for you to remember how do you exactly keep it inside your mind कि कौन से सब क्लॉज में डेफिनेशन दी गई है। When we talk about judicial proceeding as is written in our Bail Acts, and I'm sure आप अपनी Bail Act पर use कर रहे होंगे, it states that judicial proceeding includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. Basically, on oath जो भी हम evidence collect करते हैं during a judicial proceeding उसको हम क्या बोलते हैं? एक ड्यूरिंग द ट्रायल उसको हम बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब एक एग्जांपल ये रहेगा कि फॉर एग्जांपल ट्रायल कमेंस हुआ है, कोई विटनेस आया है, उसको हम एग्जामिनेशन उसका करने से पहले वी ऑलवेज गिव हिम एन ओथ और फिर वो अपना स्टेटमेंट देता है, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। देन 2J deals with local jurisdiction. 2J and local jurisdiction. तो इसका J and इसका J, you can keep a small trick inside your head to remember कि local jurisdiction कहाँ पे दिया हुआ है। I will just read out the definition. Local jurisdiction in relation to a court or a magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his powers under this code, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify. Again, not a very technical definition. मुझे लगता है you can understand this on your own, और not a very important definition also. आपके किसी भी competitive exam में local jurisdiction पे तो question नहीं आएगा। उसके बाद we have 2K metropolitan magistrate. Metropolitan magistrate means the area declared or deemed to be declared under section 8 to be a metropolitan area. But when we read metropolitan area under section 8 तब हम थोड़ा elucidate करेंगे कि metropolitan area कौन सा area होता है। Now we have 2L. मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और आपको अपनी बेयर एक्ट पे इसको ट्रिपल टिक से मार्क करना चाहिए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन हमारी बेयर एक्ट में दी है 2L में। यहाँ पे आप एज इज ऑल्सो मेंशन इन द PDF 2L. Non-cognizable offense means an offense for which and
Non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without a warrant. इसमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो विदाउट वारंट. जो हमारी बेयर एक्ट में डेफिनेशंस को परयूज करने के बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस दी गई है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस कि वेदर दे कैन अरेस्ट विद और विदाउट वारंट. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इट इज मैंडेटरी that the police officer takes the warrant from the magistrate for the arrest of any accused person. Then 2M, notification, not important at all. It's a notification published in official gazette. Not बिल्कुल भी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपको नहीं पूछा जाएगा किसी एग्जाम में. 2N ऑफेंस के रिलेटेड है. हमारा सेक्शन 40B आईपीसी में ऑफेंसेस से डील करता है. डील करता है. एंड हमारी बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है सीआरपीसी की, सीआरपीसी बेयर एक्ट में जो ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है, इट मीन्स एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स and includes an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act. अब ऑफेंसेस वो होते हैं, वो एक्ट्स होते हैं, आइदर यू चूज टू डू समथिंग दैट इज नॉट परमिटेड और यू ओमिट टू डू समथिंग दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर यू टू डू. अब आपने इन दोनों में से कोई भी ऐसा एक्ट किया, आइदर द कमीशन और द ओमिशन, देन यू विल, इफ यू डू आइदर वन, आपने वो ऑफेंस किया होगा. और वो ऑफेंस इन्यूमरेटेड होता है हमारे आईपीसी में या हमारी स्पेशल लेजिस्लेशंस है कोई उनमें. तो हाउ डू यू नो दैट समथिंग इज एन ऑफेंस? दैट व्हेन यू चूज टू डू एन एक्ट और ओमिशन, और वो एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ होता है. Then officer in charge of a police station. Officer in charge of a police station includes when the officer in charge of a police station is absent from the station house or is unable from illness or other cause to perform his duties. The police officer present at the police station who is next in rank to such officer and is above the rank of a constable, or when the state government so directs, any other police officer so present. 2O में O से ही स्टार्ट होता है, तो 2O का O एंड ऑफिसर इन चार्ज का O. दिस इज अ स्मॉल ट्रिक अगेन जिससे आप मेमोराइज कर सकते हैं कि 2O कौन सी डेफिनेशन से डील करता है. तो पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज होता है ऑफ अ पुलिस स्टेशन, लेकिन कभी कभी अगर कोई वो पुलिस ऑफिसर एब्सेंट हो तो उस सिचुएशन में उस पुलिस ऑफिसर की जो नेक्स्ट इन रैंक होगा, लेकिन वो पर्सन नहीं होना चाहिए बिलो द रैंक ऑफ अ कांस्टेबल. सो दैट पर्सन हैज़ टू मैंडेटरीली बी अबाउट द रैंक ऑफ अ कांस्टेबल. या कोई ऐसा बंदा जो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि दिस पर्सन is directed to be the officer in charge of a police station. Now 2P deals with place, not important. House, building, tent, vehicle and vessel, all these things are considered to be placed under criminal procedure code. Pleader 2Q में दिया गया है. Section 24 also deals with pleaders. Hopefully जब हम Section 24 पढ़ेंगे मैं आपको कुछ interesting facts बताऊंगी about pleaders, but for now definition को पढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि pleader 2Q में दिया गया है और P pleader. Again Q and P look a little similar, right? थोड़े बहुत similar दिखते हैं. When it is 2Q you have to understand कि ये pleader है. When used with reference to any proceeding in any court means a person authorized by or under any law for the time being in force to practice in such court, and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceeding. कोई भी ऐसा बंदा जिसको ऑथराइज किया गया है, authorized, please underline the word, authorized by or under any law. उसको किस चीज़ के लिए ऑथराइज किया गया है कि आप इस कोर्ट में प्रैक्टिस कीजिए, एंड उसको कोर्ट ने परमिशन दी है कि कोई प्रोसीडिंग है, बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसीडिंग, या आप एक्स को रिप्रेजेंट कीजिए, वाई को रिप्रेजेंट कीजिए, तो वो बंदा होगा प्लीडर.
देन पुलिस रिपोर्ट 2R, यू सी दैट 2R में हमारे पास पुलिस रिपोर्ट दी गई है, एंड पुलिस रिपोर्ट PR अगर हम फर्स्ट लेटर्स इसके देखें तो R एंड R, दिस इज अगेन अ ट्रिक फॉर यू टू मेमोराइज पुलिस रिपोर्ट किस सेक्शन में दिया गया है, किस सब सेक्शन में दिया गया है रादर। जब हम पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन हमारी बैराक से पढ़ते हैं, इट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 और सेक्शन 173 और सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 में जो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट देता है। अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, कोई बंदा है उसको अरेस्ट किया एक्स जगह पे, ठीक है। अब जो डिफेंस काउंसिल है, कोई वकील होगा जो उसकी फैमिली एंगेज करेगी, या एज अ मैटर ऑफ राइट ऑल्सो द पर्सन इज to be told by the police authorities who have arrested him that you have the right to be represented by a counsel or the counsel he engages। वो क्या करती है, मैं आपको जनरल ट्रेंड बता रही हूँ। अब किसी को अरेस्ट किया, ऑब्वियसली उसकी फैमिली को पता होगी, तो पुलिस तो जो अक्यूज्ड की फैमिली है वो किसी काउंसिल के पास जाएंगी, किसी प्राइवेट काउंसिल के पास। वो काउंसिल एक एप्लीकेशन करेगा, मूव टू द मैजिस्ट्रेट, और उसमें लिखेगा दैट इट्स एन एप्लीकेशन फॉर द कॉल ऑफ रिपोर्ट। जो वो एप्लीकेशन फॉर द कॉल ऑफ रिपोर्ट होगी वो आएगी पुलिस की तरफ से, उसको बोलते हैं हम पुलिस रिपोर्ट। वो पुलिस रिपोर्ट एक बहुत ब्रीफ में बताएगा कि हमने इस बंदे को कहाँ पकड़ा, किस FIR के अंडर पकड़ा, कौन सा ऑफेंस लगा, हमें क्यों लगा इसको पकड़ने की ज़रूरत है, ये अभी कहाँ पे लॉज्ड है, हमने किस मैजिस्ट्रेट से इसकी रिमांड ली है, ये सारा डिटेल एक पुलिस रिपोर्ट डिस्क्लोज करेगी। आफ्टर परयूजिंग द पुलिस रिपोर्ट, जब वो मैजिस्ट्रेट तक पहुंचेगी, वो जो काउंसिल है जिसने इशू की थी वो पुलिस रिपोर्ट वो उस काउंसिल को दे देगा, एंड देन द काउंसिल विल अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर द डिफेंस फॉर द अक्यूज्ड। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोसीजरली बेसिकली पुलिस रिपोर्ट होती क्या है, आप कोर्ट में हाउ डज इट प्रोसीजरली वर्क, एंड पुलिस रिपोर्ट कब कॉल होती है। तो पुलिस रिपोर्ट इज forwarded by a police officer to a magistrate under sections 173 subsection 2. Then we have police station. Police station 2S में दिया गया है, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, किसी भी एग्जाम में आपको नहीं पूछी जाएगी। 2T ऑल्सो आई डोंट थिंक पढ़ने की ज़रूरत है, बट 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2UPP, अप 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 अप, बहुत सारे लोगों ने वो मूवी ज़रूर देखी होगी अप, तो वो आप ये वो छोटी सी ट्रिक आप यहाँ पे यूज़ करके ये मेमोराइज कर सकते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2U में दिया गया है। अप में हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन जब हम अपनी बैराक से पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 and includes any person acting under the direction of a public prosecutor। ये वाली डेफिनेशन हम डिटेल में सेक्शन 24 में पढ़ेंगे। Then we have summons and warrants case। summons केस की जो डेफिनेशन दी गई है मुझे बहुत ही फनी लगती है, बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग, बट ये पूछी जाती है अक्सर। तो आप ये मेमोराइज कैसे करेंगे, WMM, कितने सिमिलर है ना, मतलब बिल्कुल एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं ये। तो 2W में हमारे पास समन्स MMSUMMONS दिया गया है। सो दैट इज़ अ वे स्मॉल ट्रिक फॉर यू टू मेमोराइज कि समन्स केस कहाँ पे दिया गया है। समन्स केस की डेफिनेशन के हिसाब से इट सेज दैट इट इज़ अ केस विच इज़ नॉट अ वारंट्स केस। अब वारंट्स केस कहाँ पे दिया गया है, 2X में। ये 2X में बोला गया है that any of that it means a case relating to an offense punishable with death, life imprisonment, or an imprisonment for a term exceeding 2 years। मतलब कोई भी ऑफेंस जिसकी या डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक्सीडिंग 2 years पनिशमेंट हो, वो वारंट्स केस होता है। तो समन्स केस वो सारे केसेस होते हैं जो वारंट्स केस नहीं होते।
अब इस सारे जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं, इन सब में मुझे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लगती है 2WA की, जो अमेंडमेंट से आया था ऑफ 2009, हमारे CRPC में ऐड हुआ था। इस डेफिनेशन के हिसाब से जो विक्टिम का डेफिनेशन है वो दिया गया है, दैट मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस, कोई इंसान जिसने कोई लॉस, आप ये वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए, या इंजरी, क्या किया है इनकर, लॉस या इंजरी caused by a reason of the act or omission for which accused person has been charged, and the expression victim includes his or her legal guardian या legal heir। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे लिटिगेटिंग एक्सपीरियंस में हमें वन ऑफ द केसेस दैट हैपेंड विद अस, हमारे पास एक केस आया था। एक लेट्स सपोज एक्स था, एक्स का मर्डर हुआ था, ठीक है। तो जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन सही तौर पर नहीं कर रही थी उस केस में, तो वी वर representing, we were on the side of the victim, और victim उसमें इस एक्स के डैड थे। तो जो केस को फॉलो अप कर रहा था, who was basically who had engaged us, और जो पुलिस को स्ट्रेस दे रहा था पुलिस पे कि आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कीजिए मैटर, वो उसके डैड थे। बट क्या इसका मतलब ये है कि विक्टिम, जनरली हम डेफिनेशन को जब बेयर वर्ड से देखते हैं, डेली लैंग्वेज में देखते हैं, तो विक्टिम तो जनरली वही इंसान लगता है हु हैज़ अंडरगॉन अ स्पेसिफिक इंजरी और हैज़ इनकर्ड लॉस। क्या सिर्फ वही बंदा क्लेम कर सकता है रिलीफ? द आंसर इज नो। अगर कोई लीगल गार्जियन है या लीगल एयर है हु हैज़ सफर्ड अ लॉस, या उसके किसी ऐसे बंदे का लॉस हुआ है, देन ही कैन अप्रोच द कोर्ट एज वेल। विद दैट डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप आप ये लेक्चर इन्जॉय करेंगे, आपने ये लेक्चर इन्जॉय किया होगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।